हेलो वंशो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जोग्टा अकेडमी की जीएस वाली बुक को लाइन बाय लाइन। इस बुक को हम कवर कर रहे हैं। इस बुक में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, तो इसमें बुक में हमने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का जो भूगोल हिस्ट्री है उसको कवर कर लिया है, भूगोल को कवर कर लिया, ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री आती है, इसमें भी हमने कुछ डिस्ट्रिक्टों को कवर कर लिया है, जैसे कि बिलासपुर हो गया, चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिए है। इसी के साथ हमीरपुर भी हमने कवर कर लिया है। तो आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर रहेगा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, और हम कवर करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट को। तो ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे। तो इनमें ये बुक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो हिमाचल प्रदेश में होता है। जैसे आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा, पटवारी का होगा, सेक्रेटरी का होगा, जीओआईटी का होगा, जो विभिन्न तरह के एग्ज़ाम होंगे, तो उनमें ये एचपीजी का सेक्शन पूछा जाता है। उसमें यहाँ से इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। आज का डिस्ट्रिक्ट है हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने से पहले एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। ये है आपका हिमाचल प्रदेश का मैप, यहाँ पर है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आपका है। अब अगर आप इसको डायरेक्शन में देखेंगे तो देखो उत्तर में आपका यहाँ पर काजा लगता है, लाहौल स्पीति का। और ठीक है, अगर नीचे यदि बात की जाए तो यहाँ से पूरा किन्नौर वाला मैप देख लेते हैं, वहाँ पर आपको लोकेशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ये है आपका किन्नौर का मैप। अगर आप उत्तर में देखेंगे तो लाहौल स्पीति, ठीक है, और चाइना लगता है आपका पूर्व में इसके, और कुल्लू की बाउंड्रीज भी लगती है आपकी पश्चिम में, और दक्षिण में उत्तराखंड लगता है। ठीक है, पूर्व जो आपका दक्षिण पश्चिम है उसमें आपका शिमला लगता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये लोकेशन आपकी पूछी जाती है, तभी मैंने यहाँ पर कवर किया। ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का मैप है, रिकांगपिओ इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तराखंड लगता है आपका दक्षिण में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और हमने जो पूरा मैप है उसमें यहाँ देख लिया, ये है आपका किन्नौर। ठीक है, शिमला की बाउंड्री यहाँ पर लगती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किन्नौर का मैप, आपने देख लिया। ठीक है, और अब देखते हैं इसको पूरा बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइन बाय लाइन इसको कवर करते हैं। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश किस दिशा में है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, यह तिब्बत के साथ पूर्वी सीमा साझा करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तिब्बत के साथ मैंने बता दिया कि पूर्व की सीमा इसकी लगती है। जांस्कर पर्वत तिब्बत और किन्नौर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सीमा पारछू से शुरू होती है और शिव किला दर्रे से होते हुए पूर्व में चारों ओर गढ़ घाटी तक जाती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, गढ़ घाटी तक जाती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से घिरा है, और शिमला जिला पश्चिम में स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, मैंने बता दिया। लाहौल स्पीति उत्तर और उत्तर पश्चिम है, जबकि कुल्लू पश्चिम में है। तो ये हमने कवर कर लिया इसको मैप में। ठीक है, यहाँ पर मैप में हमने इन चीज़ों को सारा देख लिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसका कुल क्षेत्रफल यदि बात की जाए तो 6401 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा जिला बनता है। किन्नौर का 2.16% भाग मानव उपयोग के लिए योग्य है। शेष यदि बात की जाए तो 97.84% भाग कठोर जलवायु और अधिक ऊंचे एवं अति उबड़ खाबड़ धरातल के कारण मानव के लिए अगम्य है। तो इसको देखो हम 3D मैप में देखेंगे। ठीक है, 3D मैप मैंने ऐड किया है, तो इसमें देख लेंगे हम। देखो ये है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ये है। तो देखो उसका बताया इसमें कि इसमें बताया गया है कि 97.8% भाग कठोर जलवायु वाला है। तो देखो यहाँ पर ये बर्फ वाले पहाड़ है, देखो आपको मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बर्फ वाले पहाड़ है। उसके बाद थोड़ा सा इसको और भी देख लेते हैं। ये है किन्नौर, देखो इसकी पहाड़ियाँ हैं, ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये बर्फ का क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, ये धौलाधार रेंज है यहाँ पर, ये पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, ये शिमला डिवीजन है और ये मंडी डिवीजन है। तो ये है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और 3D मैप में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो आपका ये बर्फ के पहाड़ है। ठीक है, और ये निचले वाला क्षेत्र इसका मतलब रहने के लिए योग्य है, और जो ऊपर वाला क्षेत्र है मतलब 2.16% भाग मानव योग्य है। तो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, और ऊपर का जो एरिया है ये 97 पॉइंट है। ठीक है, तो 97 ही आपने ध्यान में रखना है, 84 तो आप भूल जाएंगे। तो
मोटा आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है 97, ठीक। और 2% धाप पर मानव योग्य के लिए। कठोर जलवायु और ऊंचे एवं अति उबड़ खाबड़ धरातल के कारण मानव के लिए आगम्य है। तो ये आपने देख लिया 3D मैप में, ठीक है। 3D मैप में ने इसीलिए ऐड किया है ताकि आपकी क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। जिला 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। पूर्व में यदि बात की जाए झांसकर पर्वत और महान हिमालय जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैला है, और धौलाधार श्रृंखला जो इसे जिले की दक्षिण सीमा बनाती है। तो ये हमने देख लिया, धौलाधार रेंज की हमने बात कर ली। यहाँ पर ये है धौलाधार रेंज, ठीक है। तो ये कुछ करता है कवर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद किन्नौर की सबसे ऊंची चोटियां सीला, लियो, फारगियाल या फुरजियल, पुरगियल, ठीक है, परसल, जो सभी जांस्कर श्रेणी में स्थित है। तो ये पूछी जाती है, ठीक है। अन्य सबसे ऊंची चोटी रोल्डोल्ड रोल्डोल्ड किन्नौर कैलाश, किन्नर कैलाश, महान हिमालय है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना, ये पूछी जा चुकी है, शायद HS के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब नदी प्रणाली की बात करेंगे, सतलुज की बात करेंगे। यह किन्नौर को 2 भागों में बांटती है। तो देखो किन्नौर के मैप में आपको नदी दिखेगी सतलुज, ठीक है। ये है आपकी सतलुज नदी। देखो यहाँ पर है ये है, ठीक है, बिपाशा। और सतलुज की बात की जाए तो सतलुज आपकी यहाँ पर है, ठीक है। ये रूपा गंगा है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपकी, एंटर कहाँ से होती है ये देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर देखेंगे मैप में इसके, ठीक है। सतलुज की सहायक नदियाँ स्पीति नदी या स्पीति कुंजुम से निकलती है और किन्नौर में प्रवेश करती है। किन्नौर की दूसरी प्रमुख नदी है, खाब सतलुज में प्रवेश करती है, ठीक है। तो बसप्पा, जुपिया, थाटांग, बेरिंग, रुतकी, थुत्थी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। रोपा नदी, यह नदी किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो ये है रूपा नदी, यहाँ पर ये है रूपा नदी, ठीक है। उसके बाद सासू स्थान पर सतलुज में मिल जाती है। पेरू, ताइती, यूला किन्नौर में सतलुज की अन्य सहायक नदी है, ठीक है। तो ये इसमें दी गई। लेक्स की बात करेंगे, नाको झील यह हांगरंग तहसील में है। तो नाको झील कहाँ है? हांगरंग तहसील में। सोरंग झील निचार तहसील में रमनी और जानी गांव के ऊपर है। तो रमनी और जानी गांव के ऊपर है आपकी सोरंग झील। झरने की बात करेंगे, नाथप्पा, टापरी और जोगतिरिंग ये झरने हैं। भावा किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है। महत्वपूर्ण घाटियों की बात करेंगे, सतलुज घाटी यह इस जिले की सबसे लंबी घाटी है जो सतलुज नदी द्वारा निर्मित होती है। हांगरंग घाटी या स्पीति घाटी, इस घाटी का जल निकास स्पीति या ली नदी से होता है। खाब गांव के पास सतलुज से मिलती है, इसलिए स्पीति घाटी का निचला हिस्सा किन्नौर में और ऊपरी हिस्सा स्पीति में स्थित है। बसप्पा और सांगला घाटी, यह घाटी बसप्पा नदी के निकास से बनी है। इस घाटी का नाम सांगला गांव के नाम पर पड़ा है। किन्नौर की सांगला घाटी केसर और जीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ऐतिहासिक गांव कामरू इस घाटी पर स्थित है, जो प्राचीन समय में बौसैर रियासत की राजधानी। तो किस घाटी में स्थित है ये है आपका बसप्पा और सांगला घाटी में। यह घाटी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से इन दर्रों के जरिए जुड़ी हुई है, और बरुआ दर्रा और बुरान घाटी, मिलया अथवा खमिलागो दर्रा, बोरसू दर्रा और लमखंगा दर्रा ये इसकी प्रमुख है उत्तराखंड में। ट्रिडोंग घाटी की बात करेंगे, यह घाटी किन्नौर के मोरंग तहसील में बसप्पा के उत्तर में स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना, मोरंग तहसील बसप्पा के उत्तर में स्थित है। ट्रिडोंग घाटी जिले की सबसे अधिक उबड़ खाबड़ वाली घाटी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक उबड़ खाबड़ वाली घाटी कौन सी है? तो ट्रिडोंग घाटी है। अक्सर जंगली भयावता का दृश्य कहा जाता है, क्योंकि यह विशाल पत्थरों पर चट्टानों और गुफाओं से भरा हुआ है। तिरुंग नदी इस घाटी से होकर बहती है। तो तिरुंग नदी इस नदी घाटी से होकर बहती है। छितकुल यह बसप्पा घाटी का अंतिम गांव और सबसे ऊंचा गांव, यह भारत तिब्बत सीमा पर अंतिम बसा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैप में देखा जाए तो मैप में आपको दिखाया गया है छितकुल गांव, ठीक है। यह है निचार, ठीक है।
निचार है आपका, ये है चितकुल। यहाँ पर देखो आपको चितकुल दिखाई दे रहा है, ठीक है, सबसे ऊंचा गांव है, ठीक है। चितकुल की बात की जाए तो चितकुल बसप्पा घाटी का अंतिम और सबसे ऊंचा गांव है, भारत तिब्बत सीमा पर अंतिम में बसा है, ठीक है। ये है नाको, ठीक है। उसके बाद है, यह भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई भी बिना परमिट जा सकता है। चितकुल में उगाया जाने वाला आलू विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भावा किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव है। पुहू उसे इसे सपुआ भी कहा जाता है। यह किन्नौर का छोटा सा कस्बा है। या A.H. पेंकले जुलाई 1910 में पुहू आया तो उसने देखा कि वहाँ की भाषा बिल्कुल तिब्बती है। जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का एक प्राचीन मंदिर है। बुद्ध से पहले के देवता डाबला का मंदिर भी यहाँ पर है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति, आर्द्र क्षेत्र के वन, यह सतलुज नदी के दाएं किनारे पर पाए जाते हैं। यहाँ पर सामान्यतः केल, स्प्रूस, देवदार, फर के पेड़ पाए जाते हैं। चौड़े पत्ते वाले पेड़ जैसे शाहबलूत, चेस्टनट, मेपल, सुंदार हो गया, अखरोट हो गया, वर्ड चेरी के पेड़ भी पाए जाते हैं। शुष्क वन क्षेत्र की बात करेंगे, निचार से चीनी तक पाए जाते हैं। तो ये निचार आपने देख लिया, यहाँ पर ये है निचार से चीनी तक पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक पाए जाते हैं चीनी तक। यह चीनी तक पाए जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इस क्षेत्र में सामान्यतः देवदार, नाली चीड़, सप्रूस, सिल्वर फर के पेड़ पाए जाते हैं। नियोजा चीड़ जिनसे खाने वाली गिरी निकलती है, इसी क्षेत्र में उगते हैं तथा यह भारत का एकमात्र नियोजा का जंगल है। एकमात्र बंजर क्षेत्र के वन यह तिब्बती सीमा के से सटे इलाकों में है। इनकी मुख्य किस्में हैं रोज डॉग और छोटी झाड़ियां हैं। किन्नौर के खनिज की बात करेंगे, तांबा रंगबार रोपा में पाया जाता है। चीनी मिट्टी असरांग और लिप्पा में मिलती है। अभर्ग तागलिंग खड्ड में मिलता है। छागांव में चांदी पाया जाता है। जिप्सम सेलखर और छागांव में मिलता है। कठोर स्लेट सांगला घाटी में पाया जाता है। अब इतिहास की बात करेंगे, किन्नौर रामपुर बुशहर रियासत का भाग होता था। मान्यताओं और कथाओं के अनुसार कथाओं में किन्न लोगों को घोड़े के सिर और इंसानों के सिर वाले देवताओं के रूप में बताया गया। इन्हें असमुखी कहा जाता था। किन्नौर की तिब्बती लोग खूनू कहते हैं। तो ये पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुकी है लाइन। किन्नौर को तिब्बती लोग खूनू कहते थे और यह लेह में इस क्षेत्र को माओ कहते थे। माओ बुशहर राज्य का ही नाम रहा। 5 पांडवों ने अपने वनवास के 12 सालों में कुछ साल यहाँ किन्नौर में बिताए थे। कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध किताब कुमार संभव में किन्नौर के लोगों के बारे में बताया है। वायु पुराण में किन्नरों को महन पर्वत का निवासी बताया है। तो ये लाइन भी डायरेक्ट एजीटी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। खस, आर्य, कनैत, जाट लोग किन्नौर में रहे। भोटिया वह लोग हैं जो भारत तिब्बत सीमा पर रहते थे। तिब्बतियन अक्कियन बोली बोलते थे। नोट की बात करेंगे तो यहाँ से किन्नौर के राजाओं का काल क्रमबद्ध वर्णन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शिमला जिले के अंतर्गत किया जाएगा, क्योंकि शिमला और किन्नौर एक ही रियासत रामस्वरूप शहर में आती है। तो ये आपने शिमला डिस्ट्रिक्ट हम जब कवर करेंगे तो उसमें आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से विवाह संस्कार की बात करेंगे। जने खांग और जेने टांग एक सामान्य व्यवस्थित विवाह है। इसे अरेंज मैरिज भी कहते हैं। चलसिस और दम तंगसिस अथवा जुसिस ये प्रेम विवाह है, लव मैरिज है। दरोस और डबडब अथवा नयामासा देपांग बलपुरु अथवा बंधक बनाकर विवाह है। किन्नौर के मेले और त्योहारों की बात करेंगे। चैत्र महोत्सव चगांव में चैत्र महीने में मनाया जाता है। बिसु यह चैत्र महोत्सव नहीं मनाया जाता। बिसु मनाया जाता है। दकरेनी अथवा ढाकरीन
यह जुलाई अगस्त में पांगी में मनाया जाता है। यह अभद्र गाने गाकर शुरू किया जाता है। उख्यांग अथवा फुलेच यह भद्र अगस्त माह में रूपी में लगता है। कार्तिक अक्टूबर नवंबर में जांगी में लगता है। गांव के करीब 10 राजपूत ऊंची पहाड़ियों पर फूल तोड़ने जाते हैं तथा वहीं रात बिताते हैं। अगले दिन वापस अपने गांव लौट आते हैं और नाचते गाते हुए देवदार के नीचे रात बिताते हैं। फागली, जिसे लुस्कर भी कहते हैं, फाल्गुन फरवरी मार्च में मनाया जाता है। लिप्सा में यह त्योहार लामोज के नाम से मनाया जाता है, लमोज के नाम से, है ना। लोसर यह किन्नौर तथा लाहौल स्पीति के बौद्ध के लोगों में नए पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सेक्रांत महोत्सव, यह संक्रांत या सेक्रांत यह कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में जब अर्ध खाना बदोश अपनी भेड़ों के झुंडों के साथ अर्ध पर्वतीय मैदानों की तरफ बढ़ते हैं तब यह मनाया जाता है। जागरो महोत्सव मोरंग कामरू रिब्बा में मनाया जाता है। यह महासू देवता का बहुत ऊंचा दर्जा है। साजो महोत्सव यह जनवरी में मनाया जाता है। यह देवताओं की विदाई लेने के लिए मनाया जाता है, जो मान्यताओं के अनुसार कुछ दिन के लिए स्वर्ग ठहरने जाते थे। किन्नौर और स्वर्ग एक पहाड़ी चोटी रोलडंग पर है, जो किन्नर कैलाश चोटी का एक समूह है। खेपा यह रोपा घाटी में प्राचीन समाज का त्योहार है, तो खेपा आपने ध्यान में रखना। फसलें की बात करेंगे किन्नौर की, यहाँ जौ को तंग, मक्की को छाहा कहा जाता है, जौ को क्या कहा जाता है, तंग। चावल किलवा गांव की मुख्य फसल है। सांगला घाटी में जीरा और केसर उगाया जाता है। रिब्बा घाटी अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। किन्नौर जिले में उगाई जाने वाली बादाम की किस्में डेबर, तेलगी, नॉन पेरेल, रिब्बा और सिलेक्शन, ये इसकी है किन्नौर में उगाई जाने वाली बादाम की। अखरोट की किस्में शामिल है कि गोविंद अखरोट, कश्मीर वेडेड, यूरेका फ्रेजेंट। स्थानीय अंगूर की किस्में हैं सारबो, रिब्बा, छोइतू टापरी में उगाई जाती है, ठीक है। खुमानी, पियो, रिब्बा, सिपलो, पुरबनी में उगाई जाती है। यहाँ कागजी बादाम भी उगाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ किन्नौर में नाश्ते और रात के भोजन को खाऊं तथा दोपहर के भोजन को सील कहा जाता है। हांगरंग घाटी में जौ से बनी शराब बहुतायत में प्रयोग की जाती है, जिसे घंटी, जौ और अन्य अनाजों से बनाई जाने वाली शराब है। यह अंगूरी शराब के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को हम पहले मैप में देख लेते हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लगता है और रामपुर शिमला का कुछ क्षेत्र लगता है। यहाँ पर लाहौल स्पीति, यहाँ पर चंबा लगता है और यहाँ पर आपका किन्नौर का कुछ क्षेत्र लगता है। तो इसको अब एक बार बुक में देख लेते हैं, फिर यहाँ पर देख लेंगे मैप में। फिर मैप में देखेंगे तो अच्छी तरह से आपकी क्लियर हो जाएगी चीज़ें। पहले बुक में देख लेते हैं। कुल्लू उत्तर और पूर्व में लाहौल स्पीति, ये आपने ध्यान में रखना। कुल्लू उत्तर और पूर्व में लाहौल स्पीति, तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैप में उत्तर और पूर्व में, ठीक है। ये अगर आप डायरेक्शन लगाओगे तो उत्तर में हो गया आपका और पूर्व में लाहौल स्पीति, ठीक है। दक्षिण पूर्व में किन्नौर। दक्षिण पूर्व में यदि बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो ये आपका देखो दक्षिण बन गया और ये पूर्व बन गया, तो यहाँ पर किन्नौर लग गया, ठीक है। कुल्लू का मैप में अगर आप अच्छे से देखेंगे इसको तो ये है आपका कुल्लू का मैप, ये है आपका कुल्लू का मैप, ठीक है। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए उत्तर और पूर्व में, ठीक है, उत्तर और पूर्व में आपका लाहौल स्पीति हो गया। दक्षिण पूर्व में यदि बात की जाए तो किन्नौर हो गया। दक्षिण पूर्व की यदि बात की जाए तो किन्नौर हो गया, ठीक है। 4 डिवाइड कीजिए आप लोकेशन में तो आपको ये होगी पूर्व, ये होगी उत्तर, ये होगी पश्चिम और ये होगी दक्षिण। तो इसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए इसको, तो आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएगी। दक्षिण में शिमला लगता है, यहाँ पर प्रॉपर अगर दक्षिण की बात की जाए तो शिमला लगता है कुल्लू के। और दक्षिण पश्चिम में यदि बात की जाए, अगर ये हो गया दक्षिण,
ये हो गया दक्षिण आपका और ये हो गया पश्चिम। तो इसमें कौन सा लगता है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो दक्षिण पश्चिम में आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट लगता है। तथा उत्तर पश्चिम में यदि बात की जाए, उत्तर पश्चिम में ये है आपका उत्तर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर की लोकेशन, और ये होगी पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट लगता है। ठीक है, तो ये हमने लोकेशन देख ली। अब देख लेते हैं, अगर रेंजेस की बात करेंगे 3D मैप में, अगर हमने देखा कुल्लू को, तो ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये है कुल्लू। ठीक है, कुल्लू का ये है आपका ऊपर का एरिया और ये है कुल्लू। ठीक है, तो ये हमने 3D में भी देख लिया। ठीक है, ये है आपका कुल्लू। ठीक है, अब देखते हैं नदियों की बात कर ले। कुल्लू जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर यदि बात की जाए 5503 वर्ग किलोमीटर है। नदियों की बात करेंगे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर ब्यास नदी, मैप में देख लेते हैं पहले। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नदियाँ दी गई है, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये मेजर नदी की बात करेंगे, ये है ब्यास नदी कुल्लू में। ठीक है, मेजर नदी ब्यास है। ठीक है, और ये है सतलुज। ठीक है, अब यहाँ से बात की जाए तो ब्यास रोहतांग दर्रे से कुल्लू में उत्पन्न होती है। ठीक है, और कुल्लू में इसकी सहायक नदियाँ सोलंग है, मनालसू है, सुजोन है, और फोजल है, नाला है, फोजल नाला, सरवरी, छाकी और अलीनी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये है होगी सैंज नदी। ठीक है, ब्यास की सहायक, सॉरी, ठीक है, ये होगी सैंज नदी होगी, और तीर्थन होगी। ठीक है, और भी दी गई, जैसे मनालसू है। ठीक है, तो ये हमने देख ली। अब यहाँ से इसको बुक में देख लेते हैं। यह रोहतांग दर्रे कुल्लू में उत्पन्न होती है। कुल्लू में इसकी सहायक नदियां हैं सोलंग, मनालसू, सुजोन, फोजल नाला, सरवरी, छाकी, अलीनी। ठीक है, अब पार्वती या भूंतर से पूर्व में बहती है और समसी कुल्लू में ब्यास नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये भी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद हारला गोवा, यह हिमनद वाले क्षेत्र से निकलती है। यह तथा बजौरा के विपरीत ब्यास में मिल जाती है। सैंज यह छोटी सिप्पा कुन्ही से निकलती है और स्पीति और कुल्लू की सीमा पर यह लारजी में ब्यास में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है तीर्थन, यह सैंज की सहायक नदी है और जीबी खड्ड तीर्थन की सहायक नदी है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, जीबी। सतलुज यह रामपुर शिमला के विपरीत निर्मल तहसील में कुल्लू को छूकर निकलती है, और कुरपान आनी कुल्लू में सतलुज की ब्यास नदी है। ठीक है, कुरपान आनी। इतिहास की बात करेंगे, प्राचीन काल में कुल्लू बड़े महत्व का राज्य था, जिसकी गणना कांगड़ा और कश्मीर के साथ होती है। 1846 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब पहाड़ी क्षेत्रों पर आधिपत्य करने के उपरांत कुल्लू भी अंग्रेज सत्ता के अधीन हो गया। रजवाड़ा शाही के दिनों में इस रियासत का भूभाग ऊपरी ब्यास में रोहतांग से बजरौरा, लाहौर और सतलुज घाटी का कुछ क्षेत्र मिलाकर कुल 7 बजीरी प्रांत बनती है। बजीरी को प्रांत कहते थे ना, उस समय बजीरी कहते थे प्रांत को। कर्नल APF हार्डकोट ने अपनी किताब कुल्लू, लाहौर एंड स्पीति में कुल्लू के इतिहास के बारे में लिखा है। कुल्लू स्पीति कुल्लू रियासत के राजाओं की वंशावली को APF हार्डकोट ने में संपादित एडिट किया था। प्राचीन काल में कुल्लू पर 7 बजीरी शासन करते थे, मतलब प्रांत। बजीरी परोल कुल्लू का मुख्य था। बजीरी मतलब मैंने बता दिया, बजीरी होते थे, उनको प्रांतों को उस समय बजीरी कहते। बजीरी रूपी ब्यास नदी के बाईं ओर का पार्वती और सैंज नदी के बीच का क्षेत्र पार्वती घाटी का ऊपरी क्षेत्र, जिसे कनावर के नाम से भी जाना जाता है। बजीरी लग महाराज यह सरवरी नाले के दाहिने किनारे और सुल्तानपुर और वहां से बजरौरा तक ब्यास नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। बजीरी लग महाराज। बजीरी सराज यह राज्य का उत्तरी क्षेत्र जलोड़ी जोत द्वारा वाहे और आंतरिक सराज में विभाजित है। बजीरी लगसारी ब्यास नदी के दाईं ओर का क्षेत्र फोजुल और सरवरी खड्डों के मध्य स्थित है। बजीरी लगसारी। बजीरी लाहौल इस क्षेत्र के अंतर्गत लाहौल घाटी का दक्षिणी पूर्वी भाग है। बजीरी बंगाल छोटा बंगाल का क्षेत्र है। तो ये 7 बजीरी आपने ध्यान में रखनी है। कुल्लू का पौराणिक ग्रंथों में कुलुत देश के नाम से वर्णन मिलता है। रामायण, विष्णु पुराण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहत संहिता, कल्हण की राजतरंगिणी में कुलुत का वर्णन मिलता है।
वैदिक साहित्य में कुलुत देश को गंधर्वों की भूमि कहा जाता है। कुल्लू घाटी को कुलंत पीठ भी कहा जाता है। तो कुल्लू घाटी को कुलंत पीठ भी कहा जाता है क्योंकि इसे रहने योग्य संसार का अंतिम स्थान माना गया। ह्यून-त्सांग 630 से 644 में बाहर था और इसने ही किउलूत के नाम से पुकारा, मतलब इस तरह से लिखा था। 7वीं शताब्दी में स्पीति के राजा समुद्र सेन ने इरमन प्लेट प्रदान की, जिसकी पहचान अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है। पारंपरिक लोक साहित्य में कुल्लू का वास्तविक नाम कुलंत पीठ था, जिसका अर्थ है विश्व का अंतिम वास स्थान। प्राचीन तिब्बतीय क्रमबद्ध ग्यालरब किताब जो राजाओं के बारे में है तथा एक और कश्मीरी वृत्तांत जोना राजा में भी कुल्लू के बारे में वर्णन मिलता है। कुल्लू का संस्थापक विहंग मणिपाल था, जो प्रयाग इलाहाबाद से आया था। उसके साथ रानी पुरोहित उदयराम और उसका पुत्र पक्षपाल भी थे। कई पुस्तक में पक्षपाल में मिलता है। छोटे वजीरों और मुखियों के विरुद्ध संघर्षपूर्ण समय में वह जगत सुख में चपाई राम के घर में रहता था और यहाँ उसने कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था। विहंग मणिपाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र पक्षपाल ने उसकी गद्दी संभाली। उसने गोरजा और सवारा भवारा के राणाओं और ठाकुरों को जीतकर अपनी रियासत संगठित की। राजेंद्र पाल की बात करेंगे। राजा के शासनकाल में एक छोटी पड़ोसी रियासत थी जिसका नाम कोठी बरसाई था। यह जगत सुख और नगर के बीच में थी। उसका प्रमुख सूरतचंद बिना कोई उत्तराधिकारी के मर गया। उसकी एक पुत्री रूप सुंदरी थी। राजेंद्र पाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कोठी बरसाई को बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहा, परंतु असफल रहा। बाद में उसने रूप सुंदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। विशाल पाल की बात करें। विशाल पाल के राज की शुरुआत तक कुल्लू की राजधानी नास्त थी, जिसका दूसरा नाम जगत सुख था। इस समय नगर एक राणा करमचंद के अधीन था। इसके साथ विशाल पाल के युद्ध किया और राणा मारा गया। विशुद्ध पाल की बात करेंगे। विशुद्ध पाल ने कुल्लू की राजधानी जगत सुख से नगर स्थानांतरित की, ट्रांसफर की। रुद्रपाल की बात करेंगे। इसके राज्य में स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और रुद्रपाल को वार्षिक भुगतान देने पर विवश किया। चंबा ने स्थिति का लाभ उठाकर कुल्लू के अधीन लाहौल क्षेत्र को जीत लिया। अब प्रसिद्ध पाल आते हैं। यह रुद्रपाल का पोता था। उसने स्पीति के राजा चेतसेन को भुगतान करने से मना कर दिया, मतलब उसको टैक्स देने से मना कर दिया, जिससे उन दोनों में लड़ाई हुई और प्रसिद्ध पाल जीत गया। कुल्लू ने लाहौल को चंबा के चुंगल से भी छुड़वा लिया। अब संसार पाल आता है। इसके समय में गया मुरोर नामक एक भोट शासक ने स्पीति के शासक चेतसिंह को युद्ध में मार दिया था। कुल्लू ने गया मुरोर की सहायता के बदले स्पीति के कुछ भाग और 3 गांव प्राप्त हुए और कुछ भाग भोट को मिला। इस प्रकार चेतसेन स्पीति का अंतिम हिंदू राजा था। अब ये पूछा जाए कि स्पीति का अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो चेतसेन था। श्री दत्तेश्वर पाल की बात करेंगे। 700 ईस्वी के दौरान चंबा के राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और दत्तेश्वर पाल लड़ाई में मारा गया। उसके पुत्र अमरपाल को भी मार दिया गया। अब उसके छोटे बेटे शीतलपाल ने बुशहर रियासत में शरण ली। उसके बाद वह उसके 5 वंशज अपनी रियासत पर चंबा में वापस नहीं ले पाए। श्री जरेश्वर पाल 780 में बैठता है गद्दी पर। यह तिब्बती राजा ने चंबा के राजा लक्ष्मी वर्मन पर आक्रमण किया, तो जरेश्वर चंबा ने अपनी रियासत बुशहर की सहायता से वापस पाने में सफल हो गया। इस युद्ध में चंबा का राजा लक्ष्मी वर्मन मारा गया। उसके बाद आता है नारद पाल। नारद पाल के शासनकाल में 12 साल तक चंबा में से युद्ध चला, जिसे बाद में शांति संधि पर हस्ताक्षर करके रोक दिया गया। शांति का जश्न मनाने के लिए उसने चंबा के लोगों को आमंत्रित किया, परंतु बाद में कुल्लू के लोगों ने चंबा के बहुत से लोगों को ब्यास में डुबो दिया। इस समय चंबा सेना को गद्दी सेना कहा जाता था।
उसके बाद भूपाल 900 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। यह सुकेत के राजा वीरसेन का समकालीन था। वीरसेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और भोपाल को सिराज में होकर हराकर कैद कर लिया, जिसे बाद में वार्षिक भुगतान की शर्त पर छोड़ दिया गया। भोपाल के पुत्र अनिरुद्ध पाल भी सुकेत को वार्षिक कर देते थे। ये भी आपने ध्यान। हस्तपाल प्रथम, यह भूपाल का पोता था जो सुकेत के राजा वीरसेन के पोते विक्रमसेन का समकालीन था। ये भी आपने ध्यान। विक्रमसेन अपने छोटे भाई त्रिविक्रम सेन को राज्य का कार्यभार सौंपकर हरिद्वार की यात्रा पर गया। जब वह 2 साल बाद वापस आया तो उसने देखा कि उसके भाई ने हस्तपाल के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। विक्रमसेन ने केवंथल के राजा से मदद ली और सतलुज के तट पर ज्योरी में हुई लड़ाई में हस्तपाल और त्रिविक्रम दोनों मारे गए। विक्रमसेन ने कुल्लू पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया तथा कुल्लू अपने अधीन कर लिया तथा 3 पीढ़ियों तक यह सुकेत के अधीन जागीर के रूप में रहा। उसके बाद सूरतपाल आता है। राजा के शासनकाल में सुकेत के लक्ष्मण सेन ने अपनी रियासत को आजाद करवा लिया, जो उस समय नाबालिग था। संतोषपाल उसके बाद आता है। संतोषपाल ने लद्दाख के गयामूर पर अधिकार किया और उसके पुत्र तेगपाल से बाल्टिस्तान के शासक मोहम्मद खान को मारा तथा उसके पुत्र से राज कर लिया, मतलब राज्य का कर लिया। उचितपाल, उसने तिब्बत और लद्दाख पर आक्रमण किया तथा अपने नियंत्रण में ले लिया। परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात लद्दाख के राजा लाहा चेन उत्पाल ने उचितपाल के बेटे को बंदी बनाकर रख लिया। सिकंदरपाल की बात करेंगे। वह तिब्बत के बढ़ते गुस्से और आक्रमण से अवगत था, इसलिए उसने दिल्ली में से मदद मांगी और गयामूर, बाल्टिस्तान और मंतीलाक मानसरोवर झील को तिब्बत से लेने में सफल रहा। नंदपाल की बात करेंगे। उसके बाद नंदपाल शासक बनता है। इसके शासनकाल में कांगड़ा ने कुल्लू को अपने अधीन कर लिया और धरतीपाल से के समय में भी यही स्थिति रही, परंतु इंद्रपाल के समय कुल्लू को कांगड़ा से मुक्त करवाया गया। राजा उर्धनपाल 1418 से 1428 तक इनका समय रहा। राजा उर्धनपाल ने जगत सुख में संध्या देवी का मंदिर बनाया, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसने 1418 से 1428 तक शासन किया। हिडिंबा देवी मंदिर और संध्या देवी मंदिर में स्थित शिलालेख में राजा का वर्णन मिलता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कैलाशपाल। 1448 से 1450 इनका समय रहा। 1448 से 1450 इनका समय रहा। यह पाल उपनाम वाला कुल्लू का अंतिम राजा था। तो पाल उपनाम वाला कुल्लू का अंतिम राजा कौन था? अगर ये क्वेश्चन बना तो कैलाशपाल था। इसने 1450 तक शासन किया। तो कब किया? 1450 तक इसने शासन किया। इसके बाद करीब 50 साल तक कुल्लू में कोई राजा नहीं रहा। कैलाशपाल के बाद कुल्लू का पर सुकेत, राणा और ठाकुरों का राज था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैलाशपाल के बाद कुल्लू और सुकेत, मतलब कुल्लू पर किसका अधिकार था? तो सुकेत, राणा और ठाकुरों का राज रहा। सिद्धसेन 1500 ईस्वी में आए। राजा ने 50 साल के अंतराल के बाद कुल्लू में नया साम्राज्य स्थापित किया। यह माना जाता है कि वह पाल परिवार का ही वंशज था। राजा ने बजरौरा के पास हाट नाम के गांव में डेरा डाला। उसे ज्ञात हुआ कि यदि बिजली महादेव को व्यास और पार्वती नदियों के संगम के जल से स्नान कराया जाए तो वह प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। सिद्धपाल ने संगम से जल लेकर बिजली महादेव में उसने स्नान करवाया और रात को भी उसी मंदिर में सोया। रात को उसने स्वप्न में बिजली महादेव को देखा। स्वप्न में महादेव ने उसे जगत सुख में जाने का आदेश दिया। उसने ऐसा ही पाया, ऐसा ही किया और वहां जाकर वह एक कुम्हार के घर रहने लगा। एक दिन वह पलथी मारकर बैठा हुआ था, मतलब पलथी होता है पूरा साधना में बैठा, कि एक ब्राह्मण ने उसके पांव के तलवे में राजकीय चिन्ह पद्म देखा और ब्राह्मण ने उससे बात की और कहा
कि वह एक न एक दिन अवश्य राजा बनेगा। उस समय कुल्लू में अनेक राणाओं और ठाकुरों का राज था। उसने राणाओं और ठाकुरों को हराने का हर संभव प्रयास किया। मदनपुर और मनाली क्षेत्र में के मध्य झीना राणा एक शक्तिशाली प्रमुख था, जिसने ब्यास के आसपास और जगत सुख पर राज किया। उसका डागी जाति का एक चौकीदार था, जिसकी लंबी मूछों के कारण उसे मुछेनी कहा जाता था। राणा झीना को उसके मूछें पसंद नहीं थी और उसने उन्हें काटने का आदेश दिया, परंतु उसने मना कर दिया। सिद्ध सिंह ने उनके इस मतभेद का फायदा उठाया, मुछेनी को राणा को मारने के लिए रिश्वत दी और मुछेनी ने झीना राणा को मार दिया। और जब राणा की पत्नी को राणा की मृत्यु का पता चला तो उसने महल को भी की सभी औरतों के साथ पूरे किले को आग लगा दी तथा सती हो गई। उन औरतों में मुछेनी की पत्नी भी थी। राणा की एक पत्नी जो गर्भवती थी को आग से दूर रखा गया। इन औरतों को कुल्लू में जोगिनी देवियों के रूप में पूजा जाता है। राणा की मृत्यु के बाद सिद्धसेन ने मदनकोट और मनाली पर कब्जा कर लिया। उसने बारहगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और जो सुकेत सेना के नियंत्रण में था। अब बहादुर सिंह बनते हैं 1532 से 1559 तक। वजीरी रूपी अभी भी सुकेत के अधीन थी। इस काल में रूपी के राणाओं ने कुल्लू में शामिल होने का निर्णय लिया, क्योंकि सुकेत का राजा बहुत ही गुस्सैले और बदनाम था। बहादुर सिंह की राजधानी नगर थी, परंतु उसने अपना निवास मकारसा में बनाया। वह कहा जाता है कि मकारसा स्थान का संबंध महाभारत के विदुर के बेटे मक्कस से है, जिसने रोहतांग दर्रे के दक्षिण में तांदी प्रमुख की बेटी से विवाह किया था। मक्स का पालन पोषण तथा शिक्षा व्यास ऋषि द्वारा की गई थी। बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में हडिम्बा देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। बहादुर सिंह ने, ठीक है, 1553 ईस्वी। बहादुर सिंह की 3 पुत्रियों का विवाह चंबा के राजा गणेश वर्मन के पुत्र प्रताप सिंह से हुआ था तथा बहादुर सिंह ने प्रसन्न होकर चंबा के राजगुरु रामपति को हाट की भूमि दान की थी। अब जगत सिंह का समय आता है 1637 से लेकर 1672 तक जगत सिंह का समय आता है, ठीक है। उसने लग क्षेत्र को जीत लिया था, जिस पर 2 भाई जयचंद और सुल्तान चंद का नियंत्रण था। उसने उनसे सुल्तानपुर भी छीन लिया। अपनी राजधानी को नगर से सुल्तानपुर 1660 ईस्वी में स्थानांतरित किया। उसने बाहरी सिराज क्षेत्र पर भी कब्जा किया। किसने? जगत सिंह ने बाहरी सिराज क्षेत्र पर भी कब्जा किया। उसके शासनकाल में, जगत सिंह के शासनकाल में, टिप्परी का एक ब्राह्मण दुर्गादत्त था, जिसके पास 3 शेर मोती थे। जब राजा मणिकर्ण जा रहा था तो उसने ब्राह्मण को आदेश दिया कि वह मोती राजा को दे दे, परंतु उसने राजा को देने से मना कर दिया। अब राजा ने अपने आदमी भेजे, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही ब्राह्मण ने अपने घर को आग लगा दी और परिवार समेत खत्म हो गया। इस घटना से राजा को गलानी और बेचैनी महसूस हुई तथा वह चर्म रोग से पीड़ित हो गया। सुकेत से एक ब्राह्मण आया और उसने बताया कि ब्राह्मण हत्या का पाप अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाकर ही मिटाया जा सकता है। अब यहाँ से वो आपका कुल्लू का दशहरा वाला घटना शुरू होती है। 1653 में दामोदर दास ब्राह्मण अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लेकर आया और मूर्ति पाकर राजा ने उसे गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद उसने खुद को रघुनाथ जी के अधीन राज्य सौंप दिया तथा जगत सुख में एक मंदिर भी बनवाया। अब बिधि सिंह 1672 से 1668 ईस्वी में रहे। कुल्लू के मुगलों की मदद की जब उन्हें मंगोल के खिलाफ लद्दाखियों द्वारा आमंत्रित किया गया था। इसके लिए मुगलों ने बिधि सिंह को लाहौल के ऊपरी क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति देकर पुरस्कृत किया और थिरोट को कुल्लू और चंबा के मध्य विभाजन सीमा घोषित किया। मान सिंह 1668 से 1772 तक का समय रहा। मान सिंह का राजा ने मंडी पर आक्रमण किया और दरंग में नमक की खानों समेत पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
उसने लद्दाख के राजा को लिंगटी प्लेन में कुल्लू और लद्दाख के बीच सीमा निर्धारित करने पर विवश कर दिया। राजा ने स्पीति को कर देने के लिए मजबूर किया। सतलुज पार करते हुए राजा ने स्थानीय ठाकुर से सांगरी क्षेत्र भी छीन लिया। उसने रात गांव में एक महल बनवाया। राजा मानसिंह को कुमार सेन के राणाओं ने धोखे से हत्या कर दी, जिसकी पत्नी से राजा को प्रेम हो गया था। राजसिंह 1702 से 1730 तक का इनका समय रहा। उसके काल में गुरु गोविंद सिंह मुसलमानों के विरुद्ध कुल्लू के राजा से जब मदद मांगने आए थे, परंतु राजा ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जय सिंह आते हैं। जय सिंह का समय 1731 से लेके 1742 तक का इनका समय रहा। जय सिंह का, सॉरी जय सिंह का। अब इनके बारे में देख लेते हैं। जय सिंह की बात की जाए तो जय सिंह 1731 से 1742 तक उसकी अपनी वजीर दियार का कालू से अच्छी नहीं बनती थी। अपनी वजीर थे जो जय सिंह के, दियार का कालू से नहीं बनती थी, इसलिए उसने वजीर को देश से निकाल दिया। कालू वजीर नाम है, अपने ध्यान रखना है, कोटगढ़ इलाके में बस गया। बाद में जब उसने विद्रोह किया तो राजा मुगलों के वायसराय की मदद पाने के लिए लाहौर गया और मंडी के राजा शमशेर सिंह ने इसका फायदा उठाया और चौहार क्षेत्र को जीत लिया। इसके साथ ही कुल्लू का पतन आरंभ हो गया। अब राजा जय सिंह वापिस कुल्लू नहीं आया। अयोध्या जाकर पूरा जीवन रघुनाथ जी की पूजा में अर्पित कर दिया। अब टेडी सिंह 1742 में राजा बनता है। वह कुल्लू का राजा बना। लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी सेना में बाहर से आए वैरागियों को भर्ती किया। एक दावत पर सभी सामंतों और पदाधिकारियों को बुलाया था। मदिरा पान करवाया तथा नशे में 300 लोगों को मरवा दिया जो टेडी सिंह के खिलाफ थे। उसके बाद क्या होता है कि टेडी सिंह के राज में एक वैरागी और नर्तकी रहते थे जो कि काफी चालाक थे। टेडी सिंह कांगड़ा के राजा घमंडचंद का समकालीन था। घमंडचंद ने कुल्लू पर आक्रमण किया। संभवतः इसी समय मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया और बजरौरा मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया। अब 1767 में टेडी सिंह की मृत्यु होगी। उसका दासी पुत्र प्रीतम सिंह गद्दी पर बैठा। अब प्रीतम सिंह जो दासी का पुत्र था वो गद्दी पर बैठा। प्रीतम सिंह 1767 से 1806 तक रहा। राजा प्रीतम सिंह ने मंडी पर चढ़ाई करके उसने अपने गढ़ देवगढ़, मस्तपुर, सारी, अमरगढ़ को वापस ले। अब चंबा के संग्रहालय में कुछ ऐसे पुराने अभिलेख है जिससे पता चलता है कि सन 1778 में उसके राज्य में संसारचंद कांगड़ा, शमशेर सेन मंडी, राज सिंह चंबा को संयुक्त सेना ने कुल्लू पर आक्रमण किया था। उन्होंने बंगाल क्षेत्र पर कब्जा किया और वजीर भागचंद वहां से पकड़ा गया था। विक्रम सिंह, इनका समय 1806 से 1816 तक रहता है। 1809 में कांगड़ा का किला महाराज रणजीत सिंह के अधिकार में चला गया, जिसने कुल्लू को भुगतान देने पर विवश कर दिया। 1813 में मोखम चंद के अधीन सिख सेना ने दुलची दर्रे के रास्ते कुल्लू में प्रवेश किया। उन्होंने राजा से 50,000 रुपए की मांग की। जब राजा ने मना किया तो सिख सेना ने क्षेत्र को तहस नहस कर दिया और राजा सांगला गांव को भाग गया। अब अजीत सिंह बनते हैं 1816 से 1841 तक। यह राजा विक्रम सिंह का रानी से पैदा हुआ पुत्र नहीं था। राजा विक्रम सिंह की रानी से पैदा हुआ पुत्र नहीं था। इसे मंडी के राजा ने राजा बनाया था। अजीत के चाचा किशन सिंह ने कांगड़ा की मदद से उसे हराया, परंतु जल्द ही अजीत ने सिंहासन वापस पा लिया, जिसमें मंडी के राजा और उसके वजीर शोभा सिंह ने उसकी मदद की। 1816 से 17 में उसने काबुल के पूर्व आमिर शाह शुजा को शरण दी। जब रणजीत सिंह ने उसे पकड़ने के लिए
सेना भेजी तो अजीत सिंह ने उसे भागने दिया, जिसके लिए रणजीत सिंह ने उस पर 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अब इस बड़ी रकम को चुकाने के लिए उसने स्पीति में लूटपाट की और लद्दाख के राजा ने उसकी मदद की थी और जास्कर पर भी हमला किया, जहां पर काफी लूटपाट मचाई गई। अब 1820 में पहला यूरोपियन मिस्टर मूरक्राफ्ट अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान कुल्लू आया था। 1820 में कुल्लू के लद्दाख के साथ कुछ व्यापारी मतभेद उत्पन्न हुए। यह मामला फैसले के लिए मूरक्राफ्ट के पास लाया गया। मूरक्राफ्ट ने रणजीत सिंह को भारी रकम चुकाने के लिए पड़ोसी राज्य में लूटपाट करने पर कुल्लू को गलत ठहराया। 1839 में सिंधनवाला सरदारों के अधीन सेना ने अजीत सिंह को पकड़ लिया और अपना राज्य उन्हें सौंपने पर मजबूर कर दिया। जब सिख सेना राजा को लेकर बाहरी सराज से बसलोहो दर्रा होकर वापस जा रही थी तो कुल्लू के लोगों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया और राजा को छुड़वा दिया। इस सब में करीब 1000 सिख सैनिक मारे गए। राजा ने अपनी पुरानी रियासत सांगरी में शरण ली, जो अब अंग्रेजों के अधीन थी, और यहाँ 1841 में उसकी मृत्यु हो गई। 1841 में इसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, कुल्लू रियासत की राजधानी सुल्तानपुर समेत अंग्रेजों के नियंत्रण में रही। अंग्रेजों ने सांगरी को अजीत सिंह के चचेरे भाई रणबीर सिंह को जागीर के रूप में दे दिया। अब सिखों ने अजीत के दूसरे चचेरे भाई ठाकुर सिंह को वजीर यूपी का राजा बनाया। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद सतलुज और सिंध के बीच का पहाड़ी प्रदेश अंग्रेज सरकार को सौंप दिया गया, जिसका कुल्लू भी हिस्सा था। अंग्रेजों ने स्पीति और लाहौल से अलग कर कुल्लू में शामिल कर लिया और ठाकुर सिंह की 1852 में मृत्यु हो गई। उसके नाजायज बेटे ज्ञान सिंह ने सिंहासन संभाला और अंग्रेजों ने उससे सभी राजनीतिक शक्तियां छीन ली और उसे राजा की बजाय राय की उपाधि दी गई। अब ये पूछा जा सकता है किसे राय की उपाधि दी गई थी, तो ये दी गई थी नाजायज पुत्र ज्ञान सिंह को, ठाकुर सिंह का था ना। अब जल्द ही 1857 से पहले अजीत सिंह ने चाचा कृष्ण सिंह का पुत्र प्रताप सिंह कुल्लू आया और गद्दी पर अपने अधिकार का दावा किया। उसे मेजर हे ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के बाद धर्मशाला में उसे फांसी दे दी गई। अब प्रताप सिंह कुल्लू आया और प्रताप सिंह को फांसी दी गई। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। 1846 से 1963 तक कुल्लू कांगड़ा का उपमंडल रहा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में या कथन में, या आपका गोल लाइनर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछा जाता है कुल्लू कांगड़ा का उपमंडल कब से कब तक रहा, तो 1846 से 1963 तक। 1963 में कुल्लू को जिला बनाया गया था और 31 अक्टूबर 1966 तक यह पंजाब का भाग था। अब इसके बाद मनाली की बात कर लेते हैं। मनाली यह ब्यास नदी के तट पर पीर पंजाल श्रेणी की नीचे उत्तर में तथा धौलाधार श्रेणी की पूर्व में स्थित है। पीर पंजाल की उत्तर में और धौलाधार श्रेणी के पूर्व में, ठीक है। 3D मैप में यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। यह है पीर पंजाल, ठीक है, और ये धौलाधार रेंज। मनाली का यह नाम मनु प्लस आल्य शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है मनु का घर। मनाली के नीचे मनालसू जलधारा है, जो ब्यास की सहायक नदी है। मनाली में 1870 के आसपास बना डफ डनवर हाउस इस इलाके के सबसे पुराने घरों में से एक। वन विभाग के अधिकारी डफ डनवर ने मनाली और डोंगरी के जंगलों को लगाने और उनकी सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। ऊपरी मनाली ऋषि वशिष्ठ के नाम पर पड़ा। इसका नाम गांव अपने गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है। घोसाल गांव का नाम ऋषि गौतम और व्यास के नाम पर पड़ा है। सुप्रसिद्ध झील भृगु का नाम साधु भृगु के नाम पर पड़ा है। उसने भृगु शास्त्र की रचना की थी। पुराने समय मनाली को दाना आधो कहा जाता था। नगर 500 साल पहले बना नगर कैसलगढ़ अब हिमाचल पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। इस गढ़ के पास एक सुंदर कॉटेज है जो रूस के चित्रकार निकोलस रियोरिच या रॉरिक की थी। वहाँ 1923 में पहली बार
भारत आया था। उसे नगर इतना पसंद आया कि 1929 में फिर वापस नगर आया और हाल स्टेट में रुके। 1947 में अपनी मृत्यु तक यहीं रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री के साथ 1942 में निकोलस रोरिस से मिलने आए थे। भारतीय सिनेमा की पहली महिला देविका रानी और उसके पति स्वेटोस्लाव रियोरिच भी अक्सर इस इलाके में आते थे। देविका रानी ने हाल स्टेट अंतर्राष्ट्रीय रियोरिच मेमोरियल ट्रस्ट को दे दिया था और 1994 में देविका रानी का निधन हो गया। नगर में रियोरिच आर्ट गैलरी स्थापित है। रोरिक आर्ट गैलरी भी मिलता है वो कई बार एग्जाम में, तो ये आपने ध्यान में रखना है, रोरिक आर्ट गैलरी, ठीक है, ये भी मिलता है, या रियोरिच आर्ट गैलरी, ठीक है। कुल्लू की जनसंख्या का एक बड़ा भाग हिंदू, राजपूत, कनैत और खस जो होते थे, ब्राह्मण, सिख और बौद्धों का है। अनुसूचित जाति के लोगों को कोली, चमार इत्यादि कहा जाता है। इस जिले में अनार्य लोग भी है। इनकी उत्पत्ति दानव राजा हडिम्बा तांदी से हुई है, जिसकी बहन हडिम्बा का विवाह पांडुपुत्र भीम से हुआ था। उसने मिलन में कटोत्कच पैदा हुआ था। ह्युन के अनुसार वहां लगभग 20 बौद्ध संगम है, जिनमें अधिकांश महायान से संबंधित थे। कुल्लू में विश्व का सबसे प्राचीन गणतांत्रिक गांव मलाना है, ये जहां प्राचीन रीति रिवाज को आधुनिक राज्य के कानूनों से अधिक मान्यता और ऊंचा दर्जा है। यह भी माना जाता है कि मूर्ति पूजा सबसे पहले कुल्लू में शुरू की गई थी। कुल्लू लाहौर घाटी की प्रख्यात हस्तियां। लालचंद प्रार्थी यह एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वेद राम ठाकुर 1944 में भुट्टी बीबर कॉर्पोरेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। पाधा बंसी लाल स्थानीय किसान जिसने कुल्लू घाटी में सेब के पौधे लगाए थे। M.R. ठाकुर जिन्हें राष्ट्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पहाड़ी भाषा और साहित्य के विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया है। डिक्की डोलमा, दीपू शर्मा, राधा देवी ने 1993 में माउंट एवरेस्ट चढ़े थे और डिक्की डोलमा जो मनाली के पास पलचन गांव से थी, विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अर्थव्यवस्था, कृषि एवं बागवानी, अनाज बीज गुणन केंद्र सैंज में है जो राष्ट्रीय बीज कॉर्पोरेशन द्वारा संरक्षित है। हमटा और कुन्हा मनाली में आलू विकास केंद्र है। कटरेन में भारतीय कृषि अनुसंधान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अनुरक्षित सब्जी अनुसंधान केंद्र है। 1866 में लाहौर प्रदर्शनी में कुल्लू की चाय को भारत में उगने वाली सबसे अच्छी ब्लैक टी घोषित किया है। चाय के बागान मुख्यतः बजौर, नगर और रायसन में है। कुल्लू में सेब का पहला फलोधानी कैप्टन R.C. ली था जिसने अपना बगीचा कुल्लू के बुंद रोल में 1870 में लगाया था। वह अपने देश यूनाइटेड किंगडम से पौधा लाया था। पादा बंसीलाल जो सयूबाग से था पहला स्थानीय फलोधानी है। मनाली में 1884 में कैप्टन A.T. बैनन ने पहला उद्यान लगाया जिसमें अंग्रेजी किस्म के सेब थे। जड़ी बूटियों का तेल और फसल संरक्षण केंद्र कटराइन, शमसी और बंजार में है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन, ब्यास, सोलंग, मनालसू, छाकी, पार्वती, स्योजन, फोजल, गतसा, कुरफन नदियों के मत्स्य पालन किया जाता है। इस जिले में पाई जाने वाली मुख्य मछलियां है ट्राउट और हिमालयन बारवेल। अंगोरा खरगोश उन इकाई और शुद्ध पानी की इकाई कलथ कुल्लू में है। माहौल में 1964 में एक निजी अंगोरा खरगोश पालन केंद्र है। पशुओं का फर एनिमल फर मंडल गोरसा में है। पार्वती घाटी में काइनाइट पाया जाता है और यह एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, ठीक है। अब कुल्लू के प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध मंदिर महिषासुरमर्दिनी मंदिर बजरौरा में है। दोका मोक्का गंजन में है। त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर नग्गर में है। मनु मंदिर सांसर कुल्लू में है। हड़ीमा देवी मंदिर मनाली में है। विश्वेश्वर मंदिर बजरौरा में है। संध्या देवी मंदिर
जगत सुख में है, योगी नारायण मंदिर दयार में है, परशुराम मंदिर निर्मंड में है, गौरी शंकर मंदिर नगर में है, दक्षिणी महादेव निर्मंड में है, कार्तिकेय मंदिर खखनाल में है। ठीक है, तो ये मंदिर आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो हमने आज 2 डिस्ट्रिक्ट देख लिए, एक किन्नौर हमने कवर कर लिया और एक हमने कुल्लू कवर कर लिया। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।